स्वागत है आज आपका इस वीडियो में। आज डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 में। तो आप बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और भाई सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए ताकि सब्सक्राइबर बढ़ सके, और अपने दोस्तों को जोड़िए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करिए। अब बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। चैप्टर का नाम है दोस्तों अध्याय 2 है दोस्तों। अध्याय 1 कल हमने पढ़ लिया था। आप उसका वीडियो नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पर जाकर उसका वीडियो आप देख सकते हैं। तो इसका चैप्टर है दोस्तों, इसका चैप्टर का नाम है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। अंग्रेज़ों ने कैसे व्यापार करने के लिए आए और उसके बाद कंपनी बनाए, उसके बाद सत्ता स्थापित कर लिया उन्होंने। तो देखते हैं, अब चैप्टर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अभ्यास यानी नोट्स के जरिए जो पढ़ रहे हैं उसको देखते हैं। इसमें है पहला, मुग़ल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। मुग़ल बादशाहों में दोस्तों औरंगजेब जो थे लास्ट शक्तिशाली बादशाह थे। उन्होंने भारत के नए बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। जो औरंगजेब थे उन्होंने भारत के नए बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिए थे। 1707 में, ये बात याद रखिएगा दोस्तों, 1707 में उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद बहुत सारे मुग़ल सूबेदार और बड़े बड़े ज़मींदार अपनी दिखाने लगे। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली। जो भी बड़े बड़े ज़मींदार थे, मुग़ल का जो सूबेदार थे, वो सब क्षेत्रीय रियासतें यानी अपने क्षेत्र में कर्ज वसूल और अन्य वसूली करने लगे। अब देखते हैं कंपनी का आगमन, अंग्रेजी कंपनी का आगमन देखते हैं पहले। अब 18वीं सदी के उत्तरार्ध यानी 18वीं सदी के शुरुआत तक राजनीतिक क्षितिज और अंग्रेज़ों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी। अंग्रेज़ों के रूप में दोस्तों एक नई ताकत उभरने लगी। जो ब्रिटिश लोग आए थे यूरोप से, अन्य जगहों से, 18वीं सदी के उत्तरार्ध यानी शुरुआत में वो उभरने लगे नए रूप में। तो अंग्रेज़ों ने पहले देखते हैं, अंग्रेज़ों ने पहले एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे। बाद में विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे। पहले वह छोटे से कंपनी के साथ भारत आए थे, उसके बाद वह बहुत बड़े साम्राज्य का स्वामी बन बैठे। जैसे कि वह 200 वर्ष से अधिक तक वो भारत पर शासन किए हैं। अब देखते हैं, कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर जफर और उनके बेटे की गिरफ्तारी हुई। कैप्टन हडसन जो थे, इनके द्वारा बहादुर जफर और उनके बेटे की गिरफ्तारी हुई। उन्होंने गिरफ्तार कर लिया बहादुर जफर और उनके बेटे को। 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हो गया। तो विद्रोहियों ने मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता मान लिया। शुरू हुआ था विद्रोह दोस्तों, इसीलिए लोगों ने मुग़ल बादशाह को ही अपना नेता मान लिया। अब देखते हैं, ये अगला टॉपिक है वाणिज्यिक। इसको देखते हैं दोस्तों। एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम जिसमें चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीद कर ज़्यादा कीमत पर बेचकर, यानी मुख्य रूप से व्यापार के जरिए मुनाफा कमाया जाता था। किसी भी चीज़ को सस्ते दाम पर खरीद कर, यानी 100 रुपया में खरीदा, उसके बाद उसे 150, 200, 300 इस मूल्य पर उसे बेचा। ये हो गया व्यापार करना। इसके ज़रिए जो 100 रुपया का सामान खरीदा था दोस्तों,
उसको 150 में बेचा तो उसको 50 रुपया मूल्य यानी लाभ हुआ, मुनाफा कमाया। इसे वाणिज्यिक कहते हैं। व्यवसायिक उद्यम से उन्होंने सस्ती चीज़ को भारी भरकम कीमत पर उसे बेचा। पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन, पूर्व में उसका आगमन हुआ। देखते हैं कैसे हुआ। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाज़तनामा हासिल कर लिया, जिससे कंपनी को पूरब व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। उन्होंने महारानी एलिजाबेथ जो रानी थी इंग्लैंड की, उससे इजाज़त ले लिया, जिससे कि वो पूरब की ओर उसे बैठा सके, उस कंपनी को स्थापित कर सके। देखते हैं इसका टॉपिक, इसी का टॉपिक अभी। इस इजाज़तनामे का मतलब था कि इंग्लैंड के कोई और व्यापारी कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। उस ज़माने में वाणिज्यिक कंपनी मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर मुनाफा कमा सकती थी। अगर कोई प्रतिस्पर्धा ना हो तो वे सस्ती चीज़ों खरीद कर वो ज़्यादा, यानी कोई उसका विरोध नहीं करेगा तो दोस्तों वो किसी भी 100 रुपया का मूल्य का सामान को खरीद कर वो 150, 200, 300 आदि रुपये में यानी और ज़्यादा रुपये में उसे बेचेगा। तो इसका कोई विरोध नहीं करता था, इसीलिए वो सस्ती चीज़ों को खरीद कर विदेश में जाकर उसे महंगी रेटों पर बेचता था और उसका कोई विरोध नहीं करते थे। अब हो गया भारत की खोज। भारत तो पहले से ही थी दोस्तों, बट उसके यूरोप से भारत का रास्ता खोजा गया। पहले लोग स्थल मार्ग से आते थे तो उन्हें बहुत मेहनत लगता था, ये यूरोप था और यहाँ भारत पे आते थे तो इससे बहुत कठिनाई होती थी सामान ले जाने में यहाँ से। तो इसीलिए इसकी खोज इधर से आने का, समुद्री मार्ग के आने के से किया गया, जिससे कि कोई परेशानी ना हो सके। इधर के लोग यहाँ पे खरीदते थे, उसके बीच वाले लोग यहाँ से खरीद के भारत से उसके बाद यहाँ पे बेचते थे दोस्तों, इसीलिए इसका बहुत भारी रकम हो जाता था। इसी के लिए भारत की खोज पढ़ते हैं दोस्तों। पुर्तगाल की खोज यात्री वास्को डी गामा ने 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के इस समुद्री मार्ग का पता लगाया। जैसे कि मैंने बताया दोस्तों कि ये जो स्थल मार्ग था, इसे सामान दूसरे देश ले जाता था, उसके बाद वहाँ पे देता था, इसीलिए उसका रेट बहुत ज़्यादा हो जाता था। इसलिए पुर्तगाल सोचा कि हम भारत का खोज करें। उसके बाद देखते हैं 17वीं शताब्दी के शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे थे। कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए। यूरोप के बाज़ारों में भारत के बने सूती कपड़े, रेशम की ज़बरदस्त मांग थी। देखिए दोस्तों, भारत का जो सूती कपड़ा था यानी कॉटन क्लॉथ था और रेशम का ज़बरदस्त मांग था, भारी कीमत मिलता था उसका दोस्तों। इनके अलावा, इन कपड़ा और रेशम के अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी जो गरम मसाले में उपयोग होता है दोस्तों। दालचीनी का उपयोग गरम मसाले में किया जाता है सब्जियों में डालने के लिए, उससे कि स्वाद उसमें आता है। काली मिर्च यानी गोलकी भी कहते हैं इसको दोस्तों। लौंग, इलायची, ये सब तो आप जानते ही होंगे। ये सब का विदेश में बहुत ज़्यादा मांग था। अब देखते हैं इसका टॉपिक। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाज़ारों में इन चीज़ों की कीमत बढ़ने लगी। ये सिंपल सी बात है कि दोस्तों, जिस चीज़ का ज़्यादा मांग होगा उसका रेट बढ़ेगा। इसी प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाज़ारों में इन चीज़ों का कीमत बढ़ने लगा। जो पहले 100 रुपया में मिलता था वो 150 में, 125 में मिलने लगा। 17वीं और 18वीं सदी में एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी के जहाज़ डुबो देती, रास्ते में रुकावट खड़ देती और माल से लदे जहाज़ को आगे बढ़ने से रोक देता। इसी जलन के चलते लोग रास्ते में उसको, जो यूरोप जाने वाली जहाज़ें रहती थी, अन्य देशों जाने वाली जहाज़ें रहती थी, उसको डुबो दिया जाता था। उसमें बाधाएं उत्पन्न करते थे लोग।
अब देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। कैसे करती है दोस्तों, देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बंगाल यानी कोलकाता की ओर कैसे करता है ईस्ट इंडिया कंपनी का शुरुआत। पहली इंग्लिश फैक्ट्री यानी पहली ब्रिटिश फैक्ट्री 1951 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। हुगली नदी किनारे आप लोग जानते होंगे दोस्तों, आज की कलकत्ता यानी कोलकाता जो है वो उसकी नदी है, वहीं पे एक हुगली नदी है, उसके किनारे कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस ज़माने में फैक्टर कहा जाता था। जो व्यापारी दोस्तों आते थे विदेश से, उसके बाद भारत में सामान खरीदते थे, इस फैक्ट्री के द्वारा विदेश पहुंचाते थे, इसे फैक्टर कहा जाता था। ये आप याद रखिएगा दोस्तों। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहां निर्मात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। यानी यहाँ पे एक वेयर हाउस था जिसमें कि जो भी सामान खरीद कर लाया जाता था उसको वहाँ पे भंडारण यानी उन्हें रखा जाता था। अब इसको देखते दोस्तों, कंपनी ने इसके इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया। जहाँ पे वो सामान रखते थे दोस्तों, जहाँ पे उनका एक फैक्ट्री था, उनके चारों तरफ किला बनाना शुरू कर दिया। 2 साल बाद उसने मुग़ल अफसर को रिश्वत 3 गांवों को ज़मींदार भी खरीद ली। वो मुग़ल अफसरों जो थे, मुग़ल सैनिक थे, अफसरे बहुत सारे रहते थे जो बहुत सारे कामों को देखा करते थे, उनको रिश्वत दिया और 3 गांवों की ज़मींदार को खरीद लिया। जो 3 गांव के मुखिया कहें या तो मुख्य आदमी होते थे, पहले पंचायत करवाते थे, यानी ज़मींदार थे, बड़े लोग थे, उन्हें खरीद लिया। इनमें से एक गांव कलिकता था जो बाद में कलकत्ता बना। अब इसे कोलकाता कहते हैं। जैसे हमने बताया दोस्तों कि इसमें एक गांव था जो जिसका नाम था कलिकता, उस समय का नाम था कालिकता, उसके बाद उसका नाम कलकत्ता बना। अब इसे कोलकाता कहा जाता है। जैसे कि आप भी जानते होंगे दोस्तों, कब इसे कोलकाता कहा जाता है। अब देखते हैं फरमान किसे कहते हैं। तो फरमान एक शाही आदेश होता था। फरमान किसे कहते हैं? शाही आदेश को फरमान कहते हैं। औरंगजेब के फरमान केवल कंपनियों को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। फिर से पढ़ते हैं इसको दोस्तों। औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। यानी फरमान जो जारी हुआ था दोस्तों, उससे अंग्रेज़ों के द्वारा केवल जो कंपनी था उसको मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। व्यापार से युद्ध तक यानी युद्धों तक। 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफ़ी बढ़ गया। 18वीं सदी का शुरुआत हुआ दोस्तों, उस समय जो था कंपनी और बंगाल के नवाब, जो नवाब थे बंगाल का, उनके बीच टकराव बढ़ गया। ऐसे में बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे। मुर्शिदा कुली खान के बाद अली बर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। ये जो तीनों थे दोस्तों, ये मुर्शिदा कुली खान, बर्दी खान, बाद में जो थे सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे, ये तीनों शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी की रियायतों देने से मना कर दिया, यानी उन्हें छूट देने से मना कर दिया। व्यापार का अधिकार देने के बदले में कंपनी से नजराना मांगते थे। यानी व्यापार करने देने से उन्हें कुछ उनका पैसा मांगते थे, बोले रकम मांगते थे या टैक्स के रूप में उनसे पैसा मांगते थे। किलेबंदी को बढ़ने से रोका, सिक्के ढलान का अधिकार नहीं दिया। ये टकराव दिनों दिनों गंभीर होते गए। धीरे धीरे ये जो टकराव थी दोस्तों बंगाल के नवाबों और कंपनी के लोगों के बीच, दिनों पर दिनों ये गंभीर होते गए। तो इन टकरावों की परिणति पालसी के प्रसिद्ध युद्ध के रूप में हुआ। पालसी का युद्ध हुआ दोस्तों, इन सब टकरावों से उत्पन्न हुआ, परिणामी थे इसका परिणाम से कहिए तो परिणाम के द्वारा ये प्रसिद्ध है प्रसिद्ध पालसी युद्ध हुआ। देखते हैं पालसी युद्ध क्या है। देखते हैं दोस्तों पालसी युद्ध क्या है। पालसी युद्ध किसे कहते हैं? पालसी युद्ध 1756 में अली बर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला
बंगाल के नवाब बने। जब अली बर्दी खान का मृत्यु यानी वो मर गए, उसके बाद सिरदौल्ला बंगाल के नवाब बने। पहले बर्दी खान थे। जो बर्दी खान थे वो 1756 में उनका मृत्यु हो गया। कंपनी को सिरदौल्ला खान की ताकत से काफ़ी भय था। सिरदौल्ला खान की ताकत से कंपनी को भय था। ईस्ट इंडिया कंपनी जो था, सिरदौल्ला खान की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो कि उसके बातों को माने, जो वो कहे उसको वो करे। तो देखते हैं, उसे व्यापारिक रियायतों और अन्य सुविधाओं आसानी से देने में आनाकानी ना करें। यानी जो उनकी छूटें थी, व्यापारिक छूटें और अन्य सुविधाएं देने में उनकी कोई रुकावट ना हो। वो ऐसा सिरदौल्ला खान की जगह पर वो ऐसा नवाब चाहता था जो उसके कठपुतली के जैसा, वो जैसा कहे वैसा करे और उसे रियायतों और अन्य सुविधाओं देने से आनाकानी यानी मना ना करें। अब देखते हैं दोस्तों आगे इसके। कंपनी ने बंगाल के नवाब सिरदौल्ला खान के प्रति द्वंद्व में से किसी को नवाब बना दिया जाए। जवाब में सिरदौल्ला खान हुक्म दिया कि अंग्रेजी कंपनी जो थे उनके राज्यों में राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दें। उन्होंने कहा कि ये जो कंपनी है ये हमारे राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दें, किलेबंदी रोकें और बाकायदा राजस्व चुकाएं, यानी जो उनका टैक्स था वो भरें। देखते हैं, दोनों के बीच मतभेद के कारण 1757 में रॉबर्ट क्लाइव और सिरदौल्ला बीच के खान प्लासी युद्ध हुआ, जिसमें सिरदौल्ला खान की हार का एक बड़ा कारण उनके सेनापतियों में से एक सेनापति मीर जफर की कारगुजारियों भी थी। इसका हार का मुख्य कारण था दोस्तों, इसका जो सेनापति इसका नाम था मीर जफर। इन्होंने गद्दारी कर दी दोस्तों। इसके चलते जो था प्लासी का युद्ध हुआ, उसमें सिरदौल्ला खान हार चुके थे। प्लासी के जंग इसीलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, प्लासी का जंग इसलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, बताते हैं हम आपको। प्लासी का जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी पहली बार जीती थी। ये प्लासी का युद्ध इतना महत्वपूर्ण क्यों है, आपको तो मन में आना चाहिए, इसके बारे में भी पढ़ें। तो ये इसीलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों कि ये पहला युद्ध था अंग्रेज़ों का और इसमें बड़ी जीत हासिल की अंग्रेज़ों ने पहली बार। अब देखते हैं 1764 बक्सर का युद्ध। बंगाल के नवाब मीर जफर को बनाया गया, क्योंकि बंगाल का जो सिरदौल्ला खान का सेनापति था मीर जफर, उसने बेईमानी करवाकर उसे जितवा दिया अंग्रेज़ों को। उसके बाद में वह बंगाल का नवाब बन गया। जब मीर जफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। मीर जफर ने जब उस कंपनी का विद्रोह किया तो उसे भी हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। अब मीर कासिम परेशान करने लगा तो 1764 में बक्सर का युद्ध में उसको भी हारना पड़ा। मीर कासिम भी उसे परेशान करने लगा तो फिर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, उसमें भी उसे हारना पड़ा। फिर मीर जफर को नवाब बनाया, लेकिन जब मीर जफर की मृत्यु के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने ऐलान किया कि अब हम खुद ही नवाब बनना पड़ेगा, मतलब उसने ऐलान किया कि हम खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट के कंपनी को ही बंगाल प्रांत के दीवाना नियुक्त कर दिया। दीवानी मिलने के कारण कंपनियों को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया। जो टैक्स देना था वो नहीं देना पड़ता था दीवानी मिलने के कारण। अब देखते हैं कंपनियों के अफसर जो था नवाब बन बैठे। कैसे नवाब बन बैठे दोस्तों, तो हम देखते हैं इसको। इसका टॉपिक है कंपनियों के अफसर नवाब बन बैठे। कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी। ब्रिटिश कंपनी था ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके पास अब सत्ता भी था और ताकत भी था। कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने का ख्वाब देखने लगा। कंपनी में जो सभी काम करते थे वो एक राजा की तरह जीने का स्वप्न देखने लगे। पालसी के युद्ध के बाद कंपनी को निजी तोहफे के तौर पर ज़मीन और बहुत सारा पैसा मिला। पालसी के युद्ध के बाद कंपनी को निजी तोहफे के तौर पर बहुत सारे ज़मीन और पैसे मिले, बहुत सारा पैसा मिला।
खुद रॉबर्ट क्लाइव ने भारत से बेहिसाब दौलत जमा कर ली। जो रॉबर्ट क्लाइव था वो भारत से बेहिसाब पैसे जमा कर लिया। देखते हैं वो कितने पैसा जमा किया और क्या किया। 1743 में जब वह इंग्लैंड से मद्रास, यानी वह अब की जो है चेन्नई, पहले मद्रास था अब चेन्नई आया था, तो उसकी उम्र 18 साल था। जब वो मद्रास आया था दोस्तों 1743 में इंग्लैंड से, तो उसकी उम्र 18 साल थी। 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ, तो उसकी दौलत 4 देखते हैं 4,40,01,102 पाउंड के बराबर थी। 1772 में ब्रिटिश संसद ने उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोप पर अपनी सफाई देनी पड़ी। सरकार को उसकी अकूत संपत्ति के स्रोत संदेहास्पद लग रहे थे। उसे भ्रष्टाचार आरोप की बरी तो कर दिया, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर लिया। उतना पैसा उसके पास था दोस्तों, तो उस समय की ये जो इतना रकम था दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा रकम था। तो इसके ब्रिटिश संसद ने उसे भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया, लेकिन वो आरोप से निकल तो गया, यानी बरी हो गया आरोप से, लेकिन वो खुद 1774 में आत्महत्या, यानी जो भी आत्महत्या कर लिया, वो खुद से आत्महत्या कर लिया। अभी देखते हैं आगे दोस्तों। कंपनी का फैलता शासन। अब जो है दोस्तों इसको देखते हैं, कंपनी का फैलता शासन। कंपनी का फैलता शासन। बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए। ये कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। उनका काम कंपनी के हितों का रक्षा और उन्हें आगे बढ़ाना था। जब कंपनी बक्सर की लड़ाई हुई, उसके बाद भारतीय रियासतों के लिए एक रेजिडेंट तैयार किया गया, जिस व्यावसायिक प्रतिनिधि थे। उनका काम था कि उन्हें कंपनियों का रक्षा करें, उसे आगे बढ़ाने में सहायता करें। सहायक संधि। जो रियासत में बंदोबस्त को मान लेती थी, अपनी स्वतंत्रता से नाव रखने का अधिकार नहीं रहता था। उन्हें कंपनी के तरफ से सुरक्षा मिलती थी और सहायक सेना के रखरखाव के लिए कंपनी को पैसा देती थी। अब देखते हैं दोस्तों, ये जो था रियासतों मान लिया, वो सेना रखने का अधिकार नहीं था, उसके बाद सहायक सेना रखता था, इसका पैसा कंपनी को देनी पड़ती थी। अब देखते हैं टीपू सुल्तान का नाम आप जरूर एक बार सुने होंगे दोस्तों, जो टीपू सुल्तान थे। तो टीपू सुल्तान के बारे में हम पढ़ते हैं। टीपू सुल्तान शेर मशहूर हैदर अली। शासनकाल 1782 से 1799। इनका जो शेर मशहूर हैदर अली थे, इनका शासनकाल था 1782 से 1799, और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान शेर मैसूर यानी हैदर अली का पुत्र थे टीपू सुल्तान। इनका शासनकाल था 1782 से 1799। तब देखते हैं, जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था। ये आम बात है दोस्तों कि वहाँ के जैसे वो राजा रहेंगे, उनके अनुसार से वो काफ़ी ताकतवर हो चुका था। मालवा तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासतों के नियंत्रण में था, जहाँ कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। यहाँ अभी तक यहाँ पे दोस्तों कंपनी टैक्स देता था, काली मिर्च और इलायची खरीदता था। तो दोस्तों अब देखते हैं, 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया। 1785 में दोस्तों उन्होंने चंदन की लकड़ी का सप्लाई और काली मिर्च और इलायची का निर्यात यानी उन्हें जाने से रोक दिया। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों के घनिष्ठ संबंधी विकसित किए और उनकी मदद में अपनी सेना का अनुधिकरण किया। अब देखते हैं दोस्तों, सुल्तान के एक कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए। फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई। पहला हुआ 1767 से 1769, सॉरी दोस्तों ये बोलने में गलती हो गया, 1780
1784, 1790, 1792, 1799। श्रीरंगपट्टम था जो दोस्तों, श्रीरंगपट्टम की आखिरी जंग में कंपनी की सफलता मिल गई। आखिरी जंग था 1799 में, इसमें इसकी श्रीरंगपट्टम में इसकी सफलता मिली। आप राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज पुराने बोडियर राजवंश को हाथों में सौंप दिया। जब आम बात है दोस्तों, जब टीपू सुल्तान मारे गए तो इनको राज्यकाज को सौंपना पड़ा, बेडियर राजवंश के हाथों में सौंपा। मराठों की लड़ाई, अब मराठों की लड़ाई देखते हैं दोस्तों। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया। 1761 में तीसरी लड़ाई हुई जिससे दिल्ली देश का शासन चलाने में मराठों का सपना चूर चूर हो गया। इन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया कि राज्य बागडोर, संधिए, होलकर, गायकवाड़ा और भोंसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा ने सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत कन्फेडरेसी यानी राजमंडल के सदस्य थे। पेशवा एक राजमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। ये जो था पुणे में रहता था। महादजी सिंधिया और नाना फड़नीसी 18वीं शताब्दी के आखिरी में दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिक हुए। ये जो थे दोस्तों महादजी सिंधिया और नाना फड़नीस। तो देखते हैं ये जो थे मराठा का दो योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। पहला युद्ध 1782 में सालाबाई संधि के साथ खत्म हुआ। दूसरा अंग्रेजी मराठा 1803-1805 कई मोर्चा पर लड़ा गया। नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा, आगरा, दिल्ली कई भूभाग अंग्रेजों कब्जे में आ गया। तीसरा युद्ध 1817 से 1819 अंग्रेजों ने मराठों की ताकत की पूरी तरह से कुचल दिया। अंग्रेज लोगों ने मराठों का जो ताकत था उसे 3 बार युद्ध किया और उसे 3 बार में कुचल दिया दोस्तों। एक बार 1803 से 1805 में किया, उसके बाद 1817 से 1819 में किया। अब देखते हैं दोस्तों क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति। लॉर्ड हेस्टिंग 1823 तक गवर्नर जनरल के नेतृत्व में सर्वोच्च देखते हैं दोस्तों थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया दोस्तों। अब देखते हैं क्षेत्रीय विस्तार और आक्रामक नीति। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1823 तक गवर्नर जनरल रहे। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल के नेतृत्व में थे। सर्वोच्च की एक ऐसी कई नीति शुरू की गई। कंपनी के दबाव था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसीलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। 1838 से 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ लंबी लड़ाई और अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया। थोड़ा सा बड़ा करते हैं दोस्तों, देखने में थोड़ा छोटा लग रहा है। पढ़ते हैं 1843 में सिंध भी कब्जा में आ गया। इसके बाद पंजाब की बारी थी। यहाँ महाराज रणजीत सिंह ने कंपनी की दाल नहीं गलने दी। जो रणजीत सिंह थे पंजाब का महाराजा थे, उन्होंने अंग्रेज़ों का दाल गलने नहीं दिया। 1839 में उनकी मृत्यु हो गई। रणजीत सिंह का मृत्यु, ये जो महाराज रणजीत सिंह था, इनका मृत्यु 1839 में हो गया। मृत्यु के बाद इस रियासत के साथ 2 लंबी लड़ाइयाँ हुई। आखिरकार 1849 में अंग्रेज़ों ने पंजाब पर अधिग्रहण कर लिया। आखिरकार उन्होंने पंजाब पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया। अब देखते हैं विलियम नीति। ये विलियम नीति क्या है दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं। अभी आप बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए दोस्तों। विलियम नीति। लॉर्ड डलहौजी ने एक कई नीति अपनाई जिसे विलियम के नीति का नाम दिया गया। यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है, उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है, तो उसकी रियासत हड़प ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगा। इस पद्धति के आधार पर एक बड़े
आधार पे एक के बाद एक रियासत सातरा 1848 में, संबलपुर 1850 में, उदयपुर 1852 में, नागपुर 1853 में और झांसी 1854 में अंग्रेज़ों के हाथ में चला गया। फिर देखते देखते दोस्तों ये जो सातारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी था, धीरे धीरे अंग्रेज़ों के हाथों में चला गया। अब देखते हैं दोस्तों आगे का टॉपिक क्या है। ये लास्ट टॉपिक अपना रहने वाला है दोस्तों। तब देखते हैं क्या है जो है इसका टॉपिक। ये लास्ट पेज है, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा अपना क्लास। पर आप दोस्तों रोज़ दिन वीडियो मेरा देखिएगा और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़ दोस्तों। आपसे ये विनती है, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में दोस्तों। 40 से 50 मिनट की वीडियो में दिनों भर की मेहनत लगती है दोस्तों। तो अब आगे बढ़ते हैं। नए शासन की स्थापना ब्रिटिश इलाका मोटे तौर प्रशासकीय इकाइयों में बांटे हुए थे, जिन्होंने प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और बम्बई। 3 प्रेसिडेंसी का नाम क्या था दोस्तों? आपको याद रखना है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। परीक्षा के लिए आप पढ़ाई करते हैं और नॉलेज के लिए, तो नॉलेज के लिए भी जरूरी है और परीक्षा के लिए भी। अब देखते हैं न्याय व्यवस्था। 1772 में एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रबंधन किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। आपको याद रखना दोस्तों, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत, ये आपकी परीक्षा में ज़रूर पूछी जाएगी। तो आप इसे याद करिए और चाहिए तो लिख भी लीजिए, लिखना भी ज़रूरी है। तो हम आगे बढ़ते हैं। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कौन सी न्यायालय थी? ये 2 न्यायालय थी दोस्तों। पहली थी फौजदारी अदालत, उसके बाद दीवानी अदालत। अब इसमें 1773 में क्या हुआ जो देखते हैं। कंपनी की फौज, कंपनी के एक साथ में शासन और सुधार के ने विचार तो आए, लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक ताकत थी। 19वीं सदी के शुरुआत में अंग्रेज एक समान रूप वैज्ञानिक विकसित करने लगे। सिपाहियों और यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा। अब निष्कर्ष इसका देखते हैं दोस्तों। कंपनी की फौज थी जिसे विकसित किया दोस्तों, अनुशासन सिखाया, अभ्यास दिया, कैसे लड़ना, कैसे क्या करना, प्रशिक्षण का ढंग सिखाया, अन्य दिखाएं उसे सिखाएं। तो देखते हैं दोस्तों लास्ट रहने वाला इसका निष्कर्ष क्या हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी का एक व्यापारिक कंपनी बढ़ते बढ़ते भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। 1857 उपमहाद्वीपीय 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। देश में शेष भूभाग और आबादी पर कंपनी का प्रत्यक्ष प्रभाव था। इसका निष्कर्ष रहा दोस्तों, ये जो इतना साल मेहनत किया, यानी लड़ा, एक पर एक राज्यों को कब्जा किया, तो इसका निष्कर्ष ये रहा दोस्तों कि भारतीय उपमहाद्वीप पर 63% भूभाग और 78% आबादी पर इसका दबदबा रहा। उसके बाद इसका कंपनी स्थापित हो चुका। देश में शेष भूभाग पर भी इसका दबदबा था दोस्तों। यह प्रत्यक्ष रूप से था, लेकिन था। ये जो 22% थे दोस्तों, इस पर भी था, और ये 73 इस पर जो था 37% इस पर भी था। यानी उपमहाद्वीपियों पर 63% का भूभाग था, जिस पर वो 63% पर प्रत्यक्ष रूप से वह दबदबा बनाए हुए था, और 78% आबादी पर। तो आज का हम बात यहीं पे ख़त्म करते हैं दोस्तों, बाकी का हम कल आपको करेंगे। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फटाक से बेल वाला आइकन पर दबा दीजिएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ। सब्सक्राइब प्लीज़ सपोर्ट करिए दोस्तों, नया यूट्यूब क्रिएटर हूँ। अब बात को ख़त्म करते हैं, कल मिलेंगे नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय माय